नमस्कार, स्वागत है आप सभी का म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में। आपके साथ मैं हूं स्वाति। नवरात्र शुरू हो चुके हैं और नवरात्र वाले इस हफ्ते में हम बात करेंगे 5 फीमेल एक्सपर्ट से, जो ना सिर्फ म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगी बल्कि आपको फाइनेंशियल प्लानिंग के गुर भी सिखाएंगी। नवरात्र स्पेशल म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में हम बात करेंगे महिलाओं की फाइनेंशियल प्लानिंग की भी और बताएंगे कि कैसे वो खुद को वित्तीय तौर पर आत्मनिर्भर बना सकती है। चलिए शुरू करते हैं आज का शो और देखते हैं कि आज के शो में खास क्या है। म्यूचुअल फंड में अलग अलग कैटेगरी का कट ऑफ टाइम क्या है? फ्रैंकलिन अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन बॉन्ड में फंसे पैसे कब वापस मिलेंगे? रिटायरमेंट के बाद क्या सेक्टोरल फंड में निवेश करना सही स्ट्रैटेजी है? और इस हफ्ते फंडनामा में हम अपने सभी एक्सपर्ट से जानेंगे कि महिलाओं के लिए क्यों जरूरी है फाइनेंशियल प्लानिंग। और आज सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं फिनफिक्स रिसर्च एंड एनालिटिक्स की फाउंडर प्रबलीन वाजपेयी। प्रबलीन, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। कैसी हैं आप? थैंक यू स्वाति, आई एम गुड। आपको और जी के परिवार को और सारे व्यूअर्स को मेरी तरफ से नवरात्रि की शुभकामनाएं। जी, आपको भी। पहला सवाल यहाँ पर लेते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पे राकेश सिंह जी। राकेश जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी नमस्कार, मैं छपरा बिहार से बात कर रहा हूँ। अच्छा, बताइए। और मैं इंडियन नेवी से रिटायर्ड किया हूँ। 15 साल भारतीय नौसेना में था। वहाँ से कुछ फंड मिले, वो जो रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से खर्च हुए और करीब 8 लाख रुपए मेरे पास एफडी है। अच्छा। मेरा एज 40 ईयर्स है। टोटल डिपेंडेंट्स मेरे 5 हैं, जिसमें 2 किड्स हैं जो क्लास 9 में पढ़ रहे हैं। ओके। और हमने LIC किया है करीब 1.5 लाख के आसपास में, प्लस PPF है वो। अच्छा। हाँ, तो एनुअल इनकम मेरा करीब अप्रॉक्स 8 लाख रुपए है। 8 लाख या 10 लाख, क्या बोल रहे हैं? फिर से बोलिए। 8 लाख 8 लाख के आसपास। ओके, हाँ जी। ठीक है। अभी अभी ये हमारा इनकम टैक्स वगैरह करीब ईयरली 36-40 हजार के आसपास में कटता है। और आगे हम क्या करें ताकि कहाँ पे पैसे डालें जिससे वो हमारा, जैसे अभी इमीडिएट रिक्वायरमेंट है हाउसिंग का या चिल्ड्रन एजुकेशन का, उसको हम फुलफिल कर सकें। ये जो आपकी रिक्वायरमेंट है बच्चों की पढ़ाई है और घर के लिए, ये कितने साल के बाद आप देख रहे हैं कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी राकेश जी? घर का रिक्वायरमेंट तो मुझे इमीडिएटली होगा, लेकिन चिल्ड्रन का एजुकेशन अभी मैट्रिक का भी करने में उनको 2 साल लगेगा। मैट्रिक के बाद उनकी रिक्वायरमेंट आएगी। और कितनी रकम की दोनों गोल के लिए? दोनों गोल के लिए, हाउसिंग के लिए अप्रोक्स 30 लाख खुद का लैंड है। और चिल्ड्रन एजुकेशन में फिर वो IIT वगैरह में एडमिशन कराने के बाद। ओके, बताइए प्रबलीन। अच्छा, एक बात और सवाल राकेश जी, आप हर महीने कितने पैसे बचा सकते हैं या बचाते हैं? हर महीने अप्रोक्स 20 to 25% में सेव कर सकता हूँ। 20 से 25 हजार आप हर महीने सेव करते हैं। बताइए प्रबलीन, गोल्स इनके बहुत ही करीब है। मुझे लगता है कि 2-3-4 साल में इनके दोनों जो गोल है, घर खरीदना और घर बनाना है इनको शायद, और अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए। तो इतने कम ड्यूरेशन के लिए और अभी के निवेश को देखते हुए इनकी निवेश की स्ट्रैटेजी आगे क्या होनी चाहिए? राइट स्वाति, थोड़ा सा टाइम होराइजन अब इनका पास आ गया है जो इनके गोल्स हैं उसके लिए। आई थिंक सबसे पहले तो ये क्या कर सकते हैं, जो इनका फिक्स डिपॉजिट में मनी पड़ा है उसको ये थोड़ा सा डेट साइड ऑफ म्यूचुअल फंड्स में शिफ्ट कर सकते हैं, सो दैट अभी 3 इयर्स का अगर होराइजन है बच्चों के एजुकेशन के लिए भी, और हम मान के चलते हैं कि अमाउंट थोड़ा उनका लमसम के तरीके से कॉलेज एजुकेशन में यूज हो सकता है, तो कम से कम थोड़ी सी टैक्स लायबिलिटी कम होगी। और क्या है, आपका TDS नहीं कटता है, बाद में इंडेक्सेशन का बेनिफिट हो सकता है। तो ये जो अपना एफडी का अमाउंट है इसको मूव कर लें 2-3 फंड्स में बता रही हूँ इनको, जैसे IDFC कॉर्पोरेट बॉन्ड हो गया या एक्सिस बैंकिंग एंड PSU फंड हो गया, इनको ये एक्सप्लोर कर सकते हैं।
इस टाइम पे अगर 8 लाख पड़े हैं स्वाति, इसमें से करीबन 7 लाख शिफ्ट कर लें, 1 लाख अपने लिए ये रखें अगर कुछ एकदम इमरजेंसी पड़ती है तो, फॉर द टाइम बीइंग। उसके अलावा अब ये बोल रहे हैं कि इनके पास है मंथली अमाउंट अराउंड 20,000 जो ये इन्वेस्ट कर सकते हैं। इनका पीपीएफ भी बहुत कम है, तो इसको ये थोड़ा सा डिवाइड कर लें स्वाति, और एसआईपी शुरू करें। इंडेक्स फंड उठा सकते हैं, एक निफ्टी 50 आईसीआईसीआई का, यूटीआई का, और साथ में एक बैलेंस्ड एडवांटेज कैटेगरी को पिक कर लें। सो तकरीबन 5,000 से स्टार्ट करें, और उसके अलावा अराउंड 5,000 अपने पीपीएफ में डालना शुरू करें मंथली। सो अराउंड 15,000 का तो ये एलोकेशन कर लें। और उसके अलावा मुझे लगता है 5,000 किसी अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में, या जो जिनमें ये अपना डेट फंड मूव कर रहे हैं उनमें से किसी में एक एसआईपी कर लें, सो दैट थोड़ा सा नियर टर्म के लिए भी कॉर्पस कुछ बनने लगे। बट स्वाति, इनको डेफिनेटली अपने घर का तो टाइम पीछे खींचना पड़ेगा, बिकॉज इतनी जल्दी तो कोई मैजिकली मनी ग्रो नहीं होने वाला है। इक्विटी में भी इनको कम से कम नहीं तो 7 to 10 years का पेशेंस रखते हुए धीरे धीरे ही ग्रो होगा, अगर आज भी एसआईपी शुरू करते हैं तो। इन्होंने कहा कि राकेश जी आप हैं क्या हमारे साथ? जी जी, आपसे हाथ दूर है। अच्छा, एक बात बताइए, जो आपके पास एलआईसी पॉलिसी है वो कितने सालों से चल रही है? कब उसकी मैच्योरिटी? एलआईसी पॉलिसी अप्रॉक्स 4 to 5 years से चल रही है। 4 से 5 साल के लिए चल रही है अभी तक। तो आपका ये जो घर का जो गोल है कि अगले कुछ 1-2 साल में 30 लाख रुपए, ये कहाँ से आप सोच रहे थे कि इसको फंड कैसे करेंगे? मैं अभी फिलहाल बैंक ऑफ इंडिया का एम्प्लॉय हूँ, तो हाउसिंग लोन के लिए मैं इसी बैंक से सोच रहा था। जी, आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही, थोड़ा तेज बोल लेंगे क्या? मैं बैंक ऑफ इंडिया का एम्प्लॉय हूँ जी, और मैं यहीं से हाउसिंग लोन के बारे में सोच रहा था। ओके। तो अभी जैसा आपको बताया है प्रॉब्लिन ने, वो चीजें आपको समझ में आई सारी बातें? जी। आपने फंड्स के नाम नोट कर लिए? जी, नोट कर लिया। ठीक है, बढ़िया। तो अब आप शुरू कीजिए। अभी आप इमीडिएट जो आपका गोल है, आप कह रहे हैं कि वो लोन से आप पूरा करेंगे, तो एक बार वो शुरू कीजिए, लेकिन आगे चलते हुए आपको थोड़ा तरीके से निवेश करना होगा, ताकि इतने शॉर्ट ड्यूरेशन पे अगर आप चाहें, अगर आप ढंग से लक्ष्य बनाते तो आपको शायद लोन की ज़रूरत नहीं पड़ती आज की डेट में, है ना? तो आगे के लिए हमने रास्ता दिखा दिया है, अभी की नीड आपको थोड़ी खुद से पूरी करनी होगी। ओके, कुछ और कहना चाहते हैं आप? ओके, थैंक यू सो मच। चलिए अगला सवाल लेते हैं हम यहाँ पर अरुण सरदेश पांडे जी का। अरुण जी से हमने बात करने की कोशिश की, बट अनफॉर्चुनेटली उनका फ़ोन कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। सीनियर सिटीज़न है, 72 साल के, वाइफ है इनके ऊपर डिपेंडेंट है, वो है 66 ईयर्स ओल्ड। अब इनका पोर्टफोलियो हमारे पास है ऑलरेडी प्रॉब्ली। इनके पास अभी इनकम क्या है, जो इन्वेस्टमेंट है बस वही उनका इनकम है बेसिकली। हेल्थ और इन्वेस्टमेंट ठीक ठाक रकम है इनके पास, कम रकम नहीं है वहाँ। हेल्थ इंश्योरेंस 5 लाख का है, और मंथली एक्सपेंस इनका 60,000 रुपये है, जिसमें 20,000 की ईएमआई भी एक जा रही है। और इसलिए मैं इनसे बात भी करना चाह रही थी, ताकि मालूम चले कि ये लोन किस चीज़ का लिया हुआ है यहाँ पे। अगले साल की जो रिक्वायरमेंट थी इनकी 9.25 लाख की है, और बाकी उन्होंने अपने खर्चों के डिटेल्स दिए हैं। अभी फ़िलहाल 6 लाख रुपए पर एनम इनको इंटरेस्ट प्लस उनके जो बाकी इन्वेस्टमेंट है वहाँ से आ रहे हैं पैसे। अब ये जानना चाहते हैं कि भाई गोल बहुत ही क्लियर है कि इनकम बढ़ाना भी है, अगले साल 9.25 लाख चाहिए, लेकिन जो कैपिटल है वो भी प्रिजर्व करना चाहते हैं। बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन है ये वाला, और अच्छा होता कि अरुण जी हमारे साथ होते, लेकिन अगर नहीं है और ये लिमिटेड जानकारी हमारे पास है। प्रॉब्लम बताएं क्या करना चाहिए अरुण जी को? स्वाति, एब्सोल्युटली आपने ठीक बोला, थोड़ा ट्रिकी है, और ये एक आई थिंक बहुत बड़ा चैलेंज है किसी भी सीनियर सिटीजन के लिए, कि जो अपनी लाइफ लॉन्ग की सेविंग्स है उसको कैसे इन्वेस्ट करें, बिकॉज खर्चे बढ़ रहे हैं, और जितना उन्होंने लाइफ लॉन्ग एक कॉर्पस को जमा किया है उसी को इन्वेस्ट करके उससे अपना घर खर्च चलाना है। तो ओवरऑल पोर्टफोलियो जो इन्होंने बनाया है वो अच्छा है स्वाति, बैलेंस्ड है। अब इनका एक जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है वो उसका कुछ एक 10 लाख मैच्योर हो रहा है जनवरी में, जो वो चाहते थे जानना कि उसका क्या किया जाए।
तो वो मैं उनको बोलूंगी कि वो वापस से एक अकाउंट खोल लें सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का। और इस टाइम पे इंटरेस्ट रेट 7.4% है, पर जनवरी में मैच्योर हो रहा है और ये क्वार्टरली नए रेट्स आते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि उस टाइम पे कुछ और हो इंटरेस्ट रेट। उसके अलावा मैं यहाँ पे ये भी ऐड करना चाहती थी स्वाति कि इनका अगर ओवरऑल जो साल का बेसिकली टैक्सेबल इनकम है क्या बन रहा है, उससे हिसाब से इनको एक और कंपैरिजन करना चाहिए कि इनको ओल्ड टैक्स रिजीम या न्यू टैक्स रिजीम किस में बेनिफिट है। अगर इनको एटीसी में डिडक्शन लेने के बाद बेनिफिट हो रहा है, तो ये क्या कर सकते हैं, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का जो पैसा अभी इनका मैच्योर हो रहा है उसमें से एक 1.5 लाख बचा लें और उसको अप्रैल में कर लें, ताकि एटलीस्ट नेक्स्ट ईयर इनका वो वाला डिडक्शन इज टेकन केयर ऑफ। उसके अलावा जो इनकी फिक्स्ड डिपॉजिट्स मैच्योर हो रही हैं, उसके लिए मैं इनको 2 अल्टरनेटिव्स देना चाहूंगी। पहला तो है जो पोस्ट ऑफिस का मंथली इनकम स्कीम, जो अभी 6.6% पे है। अगेन ये चेंज हो सकता है बाय द टाइम वो इन्वेस्ट करते हैं। इसमें एटलीस्ट इनको मंथली पे आउट आ जाएगा। दूसरा जो थोड़े हायर रिटर्न का एक ऑप्शन है, वो है आरबीआई के 7.15% बॉन्ड्स। और उसका जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि साल में सिर्फ 2 बार इनको पे आउट मिलेगा। पर उसका जो एडवांटेज है वो ये है कि अगर कल को इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने शुरू हुए तो वो अपने आप उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा और इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो उनका पे आउट बढ़ने लगेगा। इसके अलावा स्वाति, जैसे आपने मेंशन किया, इनका हेल्थ इंश्योरेंस 5 लाख का है, थोड़ा कम है। एंड मेरे हिसाब से इनके पास एक 5 लाख का मिनिमम कॉर्पस होना चाहिए इमरजेंसी के लिए कंटिजेंसी फंड में। तो उसको क्रिएट करना जरूरी है, जो इनकी वाइफ को भी पता हो कि कैसे एकदम इजीली एक्सेसिबल है, चाहे बैंक एफडी स्वीप के थ्रू हो चाहे लिक्विड फंड में हो। और उसको क्रिएट करने के लिए मुझे लगता है इनको अपने दोनों सेक्टोरल फंड्स का एलोकेशन रिड्यूस कर देना चाहिए, इनफैक्ट ऑलमोस्ट खत्म करना चाहिए, बिकॉज दोनों का मिला जुला के बनेगा भी करीबन 6 लाख। बिकॉज स्वाति, इस साल तो दोनों फंड्स ने जो टेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर सेक्टर है, दोनों 40 to 50% अप हैं। बट सिर्फ सेक्टोरल फंड में लगाना उनकी एज के हिसाब से रिस्की होगा, कल को चीजें बदल सकती हैं और फिर इनको वहां पे लॉसेस दिख सकते हैं। तो उसको लिक्विडेट करके बना लें अपना कंटिजेंसी फंड। उसके अलावा इनके पास एबीएसएल एक टैक्स रिलीफ में ईएलएसएस में पैसा है, अगर वो फ्री है यूनिट्स निकलने के लिए तो उसको निकाल के लिक्विड फंड या बिल्कुल अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में लगा दें, सो दैट जो इनके नेक्स्ट ईयर के एक्सेस एक्सपेंसेस हैं उनको केटर कर सकें। और एक और पॉइंट स्वाति जो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी अरुण जी का, वो ये है कि इनका ना करीबन 10 लाख लगा हुआ है आईसीआईसीआई प्रू इक्विटी एंड डेट फंड में। और इस फंड का जो डेट कंपोनेंट है, मैं उससे बहुत कंफर्टेबल नहीं हूँ, क्योंकि 80% डबल ए में है और बिलो डबल ए भी है, ए में भी है, और ट्रिपल ए और सॉवरन मिला के करीबन सिर्फ 2% है जो डेट कंपोनेंट है। ये फंड अबाउट 65% इक्विटी में लगाता है और अबाउट 35% डेट में लगाता है। तो डिपेंडिंग कि क्या लॉस है प्रॉफिट है इस टाइम पे, इसको मुझे लगता है इनको कोई ऑल्टरनेटिव इसके लिए देखना चाहिए, मे बी अ बैलेंस्ड एडवांटेज कैटेगरी ग्रेजुअली, या फिर अगर नहीं समझ में आ रहा है और बिल्कुल सेफ्टी की तरफ जाना चाहते हैं तो आरबीआई वाला ऑप्शन ले सकते हैं बॉन्ड्स का, उसमें कोई अपर लिमिट नहीं होती है इन्वेस्टमेंट की। एंड अनदर थिंग कि जो इनका डेट फंड्स का पोर्टफोलियो है स्वाति, वो भी सारा ऐसा है जिसमें कल को जब हम इंटरेस्ट रेट्स अब हम ऑलमोस्ट लोएस्ट पॉइंट पे हैं, एक बार प्रोबेबली हम एक और रेट कट देखेंगे और उसके बाद अगर बढ़ना शुरू हुआ तो यहाँ पे इनको हल्की सी हिट देखने को मिल सकती है, बिकॉज ड्यूरेशंस बहुत लंबे हैं। अभी ये फंड्स इनको अच्छा रिटर्न दे रहे होंगे तो ही हैज टू थोड़ा सा उसके लिए उनको प्रिपेयर्ड रहना है, अदरवाइज मूव आउट करने की जरूरत नहीं। चलिए, वक्त है कि यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम कुछ और सवाल लेंगे और जवाब देने की कोशिश हम पूरी करेंगे। आप सभी बने रहिए म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन के साथ। म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नवरात्र का हफ्ता शुरू हो चुका है और इस पूरे हफ्ते हमारे साथ होंगी महिला एक्सपर्ट्स और वो हमसे आपके सवालों के जवाब देंगी और आपको फाइनेंशियल प्लानिंग के गुर भी सिखाएंगी। और आज हमारे साथ हैं फिनफिक्स रिसर्च एंड एनालिटिक्स की फाउंडर प्रवीण वाजपेयी। अगला सवाल लेते हैं रमेश आहूजा जी हमारे साथ फोन लाइन पर है। रमेश जी नमस्ते, कहाँ से बात कर रहे हैं? रमेश जी, आपको आवाज़ आ रही है हमारी? आई एम कॉलिंग फ्रॉम अहमदाबाद।
जी बताएं। Okay, ma'am, actually I'm a senior citizen and a retired person. जी। Okay, and I have invested around 8 lakhs rupees in Franklin Ultra Short-Term Bond Fund. I generally keep this money for a short term and then I invest at the appropriate time in the different funds. I got a huge fund folio from the various fund houses. So my, ultra short-term bond fund, when I have given in the month of January, February, then suddenly on April, May, I got a message from Franklin that this fund is discontinued. तो अभी कृषि फंड में क्या करना होगा? जो आई हैव गॉट ए कम्युनिकेशन फ्रॉम देम कि इस फंड के अगेंस्ट में हमको 40% money is received, but there is some case in the court with Rasna and all that. अभी यहाँ पर थोड़ा सा मसला तो चल रहा है रमेश जी। अनफॉर्चुनेटली आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, इंतज़ार करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। क्या डेवलपमेंट हुआ है प्रॉब्लिन फ्रैंकलिन के जो बाकी जो 6 स्कीम्स बंद हुई हैं, इसकी शायद 6 या 5 हुई हैं शायद स्कीम इसकी बंद, 6। तो ये जो अब क्या है आगे रास्ता, क्या पैसे वापस कब तक मिलेंगे? जब तक कि कोर्ट से कोई अनुमति या कोई क्लैरिटी नहीं मिलती तब तक अटका हुआ है निवेशक भी? राइट स्वाति, जो फ्रैंकलिन का अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड है, क्योंकि ये एक ऐसा फंड था जिसमें आइडियली जो मैच्योरिटी है पेपर्स की वो 3 to 6 मंथ्स की होनी चाहिए, पर द पोर्टफोलियो ऐसे क्रिएट किया गया था कि एक तो मैच्योरिटीज भी थोड़े लंबे समय तक जा रही हैं और क्योंकि जो क्रेडिट क्वालिटी थी पेपर्स की वो थोड़ी सी हाई रिस्क की थी, AA उससे नीचे अराउंड AA का 35% का पोर्टफोलियो है इसमें और A का 24% का। तो यहाँ पे ऑब्वियसली इस फंड में जरूरत से ज्यादा रिस्क था। अब जब ये बंद हो गया है स्वाति, तो जो केस है वो कर्नाटका हाई कोर्ट में है इस टाइम पे कि क्या फ्रैंकलिन आगे लाइक क्या कर सकता है एक्टिवली सेल करने के लिए इन सिक्योरिटीज को, क्योंकि कोर्ट में केस चला गया है। तो इस टाइम पे फ्रैंकलिन जो ऑटोमेटिकली कुछ भी अमाउंट रिसीव कर रहा है वो सिर्फ वही ले सकता है। जैसे कहीं पे मैच्योरिटी हुई है कोई पेपर की, कोई इंटरेस्ट पेमेंट आई है, तो वो सिर्फ वो रिसीव कर सकता है जो इस टाइम पे 40% है उनके पास कैश में, जो वो इन्वेस्टर्स को जैसे आ रहा है दे सकते हैं जैसे ही उनको कोर्ट से क्लियरेंस मिले। उसके अलावा अगर कोर्ट स्वाति उनको ये बोल देता है कि ठीक है आप कोई अब एक्टिव मैनेजमेंट करके सिक्योरिटीज को बेचना शुरू कर सकते हैं जो पोर्टफोलियो में होल्डिंग्स हैं, तो फिर वो जाएंगे और अगले दूसरे ऑप्शंस को एक्सरसाइज करेंगे जहां पे वो प्री पेमेंट मांग सकते हैं या सेल करने की कोशिश कर सकते हैं इन पेपर्स को। पर जब तक कोर्ट की क्लैरिटी नहीं आती है तब तक कुछ हो नहीं सकता और कोर्ट्स अभी 10 दिन और बंद हैं। तो अक्टूबर 27 को कोर्ट्स वापस खुलेंगे और उस टाइम पे टुवर्ड्स द एंड ऑफ अक्टूबर या फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर तक कुछ उम्मीद है कि पता चलेगा कि आगे वो क्या एक्शन ले पाएंगे। ओके तो रमेश जी देखिए, एक चीज़ बता दूं आपको कि अप्रैल 24 से सितंबर 30 तक जो 6 स्कीम बंद हुई हैं उसमें मैच्योरिटीज़, प्रीपेमेंट और कूपन के तौर पे 8,262 करोड़ रुपए फंड हाउस के पास आए हैं। कुछ रकम इसमें जो बोरोइंग की गई थी उसको रीपे करने में गई है और अभी फ़िलहाल सितंबर 30 के डेटा के हिसाब से 5,084 करोड़ रुपए अवेलेबल हैं जो यूनिट होल्डर्स को 4 कैश पॉजिटिव स्कीम के यूनिट होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, लेकिन वो तभी होगा जब कर्नाटका कोर्ट से कुछ आगे क्लैरिटी मिलेगी। तब तक आप सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार कर सकते हैं। अब हम रुक करते हैं हमारे ख़ास सेगमेंट फंडनामा की तरफ। और इस बार क्योंकि ये नवरात्र का हफ्ता है तो हमें लगा कि ज़रा महिलाओं पे फोकस किया जाए कि उनके लिए क्यों ज़रूरी है, इनफैक्ट ज़्यादा ज़रूरी है फाइनेंशियल प्लानिंग करना और निवेश करना। और ये सवाल हम अपने सभी महिला एक्सपर्ट से जो इस पूरे हफ्ते हमारे साथ जुड़ेंगी म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में, उनसे करेंगे। प्रवीण आप बताइए, आज भी जैसा कि एक अभी हमें रमेश आहूजा जी से बात की है, मेल जो आई थी वो जया जी के आईडी से आई थी और लेकिन कॉल पर वो नहीं आई। हो सकता है वो बिजी हो, लेकिन अमूमन ये होता है कि महिलाएं पैसों के बारे में बात करना
और निवेश करना, बचाती बहुत अच्छे से हैं, लेकिन निवेश के नाम पर ना वो पता नहीं क्यों पीछे हट जाती हैं। जी जी, एब्सोल्युटली स्वाति, इनफैक्ट मैं भी काफी खुश थी कि मैं पहली बार शायद किसी फीमेल कॉलर से बात करती, बट ऐसा हुआ नहीं। तो ऐसा देखा गया है स्वाति, एक सिचुएशन ऐसी है कि गाड़ी खरीद ली है और कैपेसिटी भी है गाड़ी खरीदने की, पर आप हमेशा किसी शोफर पे इन द फॉर्म ऑफ एनी मेल मेंबर इन द फैमिली आप मतलब हमेशा डिपेंडेंट है कि वो आपको कहीं लेके जाएं। सो सिचुएशन कुछ ऐसी बनती है, फीमेल्स खुद आगे आके इतना प्रोएक्टिवली अपना मनी मैनेज नहीं करती और उतना ही ज्यादा जरूरी है उनके लिए मैनेज करना, क्योंकि जो स्टैटिस्टिक्स है हमें वो बताते हैं कि जब विमेन आर वर्किंग ड्यूरिंग देयर जो उनका करियर टाइम पीरियड है, उसमें भी वो एक अलग टाइप की डिस्क्रिमिनेशन को फेस करती हैं, जहाँ पे देयर इज अ जेंडर पे गैप एंड विमेन आर अर्निंग लेसर देन मेन सेम पोजीशन के लिए, अदर देन गवर्नमेंट सेक्टर जहाँ पे ऑब्वियसली ऐसी कोई चीज देखने को नहीं मिलती है। अदर देन गवर्नमेंट सेक्टर विमेन को करीबन 20 से 30% तक सैलरीज कम मिलती हैं सेम जॉब प्रोफाइल के लिए, यानी कि उनको पैसा जल्दी और ज्यादा बचाने की जरूरत है। इसके अलावा स्वाति, कुछ करियर जो पाथ है वो भी बड़ा डिफरेंशिएटेड है, क्योंकि एक लेडी शुरू करती है, देन शी गेट्स मैरिड, बहुत बार अपने करियर के कॉम्प्रोमाइजेस करते हैं डिपेंडिंग ऑन द जॉब ऑफ द हस्बैंड। उसके अलावा घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बच्चे हो गए, कभी इन लॉज, कभी बच्चों के पेपर हैं, कभी बच्चा बीमार है। सो एक चैलेंज सा होता है, और ऐसे में क्या होता है, बहुत लेडीज या तो थोड़ी कंफर्टेबल जॉब्स जो ज्यादा सूट करती हैं उनको विद ऑल दीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसकी तरफ जाती हैं, लेसर पेइंग जॉब्स के लिए कई बार सेटल करती हैं या कई बार छोड़ ही देती हैं काम करना। ये प्रॉब्लम जिसकी वजह से, वजह बहुत है जिनकी वजह से उनको एक जरूरी है उनके लिए निवेश करना और प्लानिंग करना। शुरुआत कहाँ से कर सकती हैं वो? शुरुआत कहाँ से कर सकते हैं स्वाति, कि अल्टीमेटली आप कोई भी चीज तभी सीखेंगे जब आप करना शुरू करेंगे। तो स्टार्टिंग तो एक्चुअली करना ही बेस्ट है, वही स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए। फ्रेंड्स से डिस्कस कर सकते हैं, थोड़ा सा डिस्कशन करना शुरू करें, रीड करना शुरू करें, टीवी शोज देखना शुरू करें, और मुझे लगता है एक थोड़ी सी हिम्मत करके प्लंज करें और इन्वेस्टमेंट अपने नाम पे कुछ शुरू करें। 1000 रुपए का एक एसआईपी खोल ले किसी इंडेक्स फंड में, 1000 रुपए की एसआईपी किसी लिक्विड फंड में खोल ले जहां जहां अलाउड है, या आरडी कर ले। कोई फाइनेंशियल जो सेविंग का इंस्ट्रूमेंट है उसमें डेफिनेटली प्लंज करें, अपने नाम पे शुरुआत करें इन्वेस्टमेंट करना, एंड अलोंग द वे वो सीखेंगी और तभी उनमें कॉन्फिडेंस आएगा। एक या दो लाइन में, हालांकि जवाब दो लाइन में नहीं हो पाएगा, लेकिन जितना शॉर्ट हो सके, सिंगल वुमेन और शादीशुदा महिलाएं दोनों का जो अप्रोच है वो क्या होना चाहिए निवेश को लेकर? स्वाति, जैसे एक सिंगल आदमी और एक मैरिड मैन का बेसिकली डिफरेंस होगा वही, आपकी लायबिलिटीज कम होनी चाहिए। व्हेन यू आर अनमैरिड तो आपकी इन्वेस्टिंग और रिस्क टेकिंग एबिलिटी ज्यादा है, तो आपका एज के हिसाब से आपका इक्विटी कंपोनेंट पोर्टफोलियो में ज्यादा हो सकता है। आपको लाइफ कवर की जरूरत नहीं है अगर आपके पेरेंट्स वगैरह कोई डिपेंडेंट नहीं है, लोन नहीं है। आपको बेसिक हेल्थ कवर और आप एक एसआईपी अपनी और एक पीपीएफ या ईपीएफ फंड से शुरुआत करें। वहीं अगर कोई मैरिड लेडी है तो अगर सिंगल है, मतलब सेपरेटेड या ऐसा कुछ है, तब तो टर्म कवर, और अगर होम लोन है तो डेफिनेटली होना चाहिए उनके पास एक टर्म कवर। और अगर नॉर्मल हालात हैं एंड शी इज हैप्पीली मैरिड तो भी स्वाति एक हेल्थ कवर होना बहुत जरूरी है। उसके अलावा अपने गोल्स के हिसाब से फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो और इक्विटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स में डिवाइड करके इन्वेस्ट करें। कंटिंजेंसी फंड दोनों के लिए बहुत जरूरी है, और डीमोनेटाइजेशन ने हमें ये चीज बताई है दैट विमेन आर एक्सीलेंट सेवर्स। उस चीज को चैनलाइज करने की जरूरत है बस। तो आप महिलाएं जो भी ये शो आज देख रही हैं, आप अच्छे से पैसे बचाती हैं, बहुत ही जितने पैसे आपको मिलते हैं अगर आप नहीं कमा रही हैं तो, और आपको घर पे खर्च के लिए मिलते हैं, आप उसी में से पूरा खर्चा भी चलाती हैं और अपना घर पैसे बचा भी लेती हैं। जब इतने अच्छे से आप पैसे मैनेज कर पाती हैं तो निवेश करने में हिचकिचाइए मत, शुरू कीजिए, एक स्टेप आगे लीजिए। आपके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फाइनेंशियल प्लानिंग करना और निवेश करना, इस बात को जहन में कहीं बैठा लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण आज सभी सवालों के जवाब देने के लिए।
और आज सवाल जवाब का सिलसिला यहाँ ख़त्म होता है। आप चाहते हैं कि आपके सवाल के जवाब हमारे एक्सपर्ट दें, तो आपको अपना सवाल हमें भेजना होगा। सवाल कहाँ भेज सकते हैं, सारी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है। सवाल जब भी भेजते हैं तो अपना कॉन्टैक्ट डिटेल ज़रूर दीजिए ताकि आपसे हम बात कर सकें। फ़िलहाल के लिए शो में इतना ही। आप सभी को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएँ। नमस्कार।